तो हम लोगों की बात जो हो रही थी वो हो रही थी बात आपके लाइनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर जो कूलाम लॉ के अनुसार जो फोर्स लगता है वो हम लोगों ने निकाला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पी पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है और हम लोग उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारी होती है, आप लोग लिखे होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वो होती है सिग्मा भैया, और सिग्मा बराबर हमने लिखा था कि अगर क्यू चार्ज है और एरिया ये है, मतलब इसी को हम लोग लिखे थे कि क्यू बाई 4πr²। ठीक है, अगर आर त्रिज्या का एक सॉलिड नहीं पोलो स्फीयर है, मतलब खोखला गोला है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बना रहे ओरिजिन। ठीक है, ये है हम लोगों का मूल बिंदु 0,0, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मान लीजिए इसी में एक कोई पृष्ठ पड़ा है ऐसे। ठीक है, कोई पृष्ठ पड़ा है जिसकी कुल एरिया, ठीक है, ये है कुल एरिया, ये है। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, वो है आपकी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, इतना बड़ा भी है। अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पी है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्यू नॉट चार्ज को रखा है और इस एरिया के कारण जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है और एरिया ये है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो क्यू नॉट चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा वही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये दूरी आपको गिवन रहती थी। ठीक है, ये दूरी गिवन रहती थी r1 और ये दूरी आपको r2 गिवन रहती थी। ठीक है, अच्छा भैया, हम लोगों को कूलाम लॉ लगाने के लिए आपकी ये इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए होती है जो हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x बार वेक्टर वो वाला। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ समझा था कि अगर दो वेक्टर मतलब ओरिजिन से ये इधर जाएगा और हम लोगों को यहाँ से यहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ पर फोर्स चाहिए, तो हम लोग इस डायरेक्शन में बनाएंगे और ये वाला ओरिजिन से ही मापा जाएगा। तो हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ में समझा था कि दो वेक्टर जो सीधे डायरेक्शन में हो वो जो तीसरा वेक्टर जो उनको कट करता है उसके बराबर होता है। तो मतलब यहाँ पे r1 बार वेक्टर प्लस r1 बार वेक्टर प्लस x बार वेक्टर इक्वल टू r2 बार वेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पे x बार वेक्टर निकाल लेते हैं तो r2 बार वेक्टर माइनस r1 बार वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अच्छा भैया, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर समझा था कि अगर कोई यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा है तो उसको हम लोग ऐसे अपन इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे कि इसके कारण इस पर फोर्स क्या लगेगा। देखिए भैया, एरिया तो बड़ा है। ठीक, एरिया बड़ा है, पॉइंट कितना तो है नहीं, तो हम लोग पहले कंसीडर क्या करेंगे, हम लोग कूलाम लॉ लगाने के लिए दो पॉइंट आवेश के बीच की दूरी r होती थी, उसमें फोर्स निकालते थे। तो इसमें एरिया तो बड़ा है, पॉइंट है नहीं, तो हम लोग इसको लेट करेंगे कि इस पर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट पर देखेंगे कितना चार्ज है। तो देखिए उस पॉइंट पर हम लोगों ने मान लिया एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया मतलब एक पूरा एरिया ये था, तो छोटा एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया इस बिंदु का, तो छोटा एरिया हम लोगों को मिला dA। ठीक है, dA हम लोगों को उसमें चार्ज निकालना है, क्योंकि हम लोग कूलाम लॉ लगाएंगे तो Q1 Q2 अपान r² होता है, तो Q0 तो ही है, लेकिन यहाँ पे हमको Q चाहिए। तो देखिए इतने में एरिया क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा बराबर Q बाई ए होती है, तो dA है, dA में निकालना है। तो देखिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा बराबर अगर हम लोगों को छोटा चार्ज चाहिए, ठीक है, छोटे एरिया में, तो dA एरिया में हम लोग को छोटा चार्ज चाहिए, तो dQ हम लोगों को मिल जाएगा सिग्मा dA। कितना हो जाएगा, सिग्मा dA, यही हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए हम लोग इसको एक किनारे लिख लेते हैं। हम लोग को मिला क्या कि dQ हम लोगों को मिल चुका है सिग्मा dA करके। ठीक है, उस पॉइंट पर इतना चार्ज है सिग्मा dA। तो हम लोग अब कूलाम लॉ लगाते हैं। तो चलिए कूलाम लॉ लगाते हैं। देखिए, अच्छा भैया, इस पूरे एरिया के कारण इस पर फोर्स होगा F। ठीक है, लेकिन इस छोटे से पॉइंट के कारण जो फोर्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे DF, मतलब छोटा फोर्स। ठीक है, तो DF इक्वल टू क्या होगा, कूलाम लॉ वही 1/4πε0। दो चार्ज कितने हैं, चार्ज भैया है एक हमारा dQ और एक हमारा है Q0 वहाँ से, और अपान r² मतलब इन दोनों के बीच की दूरी मतलब x²। और x की वैल्यू कितनी है भैया, इतनी वैल्यू है r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो पूरा ये फोर्स, ठीक है, फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये पूरा मैग्नीट्यूड मतलब ये पूरा नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में निकालेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि फोर्स हम लोग को यहाँ से यहाँ पे निकालना है, तो मतलब x, और x की वैल्यू कितनी ये, तो हम लोग अगर यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है तो मतलब 1 से इसमें गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 से इसमें गुणा किया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा भैया, तो हम लोगों ने इस पे बात कर ली थी। ठीक है, पूरी कि DF हम लोग कैसे निकालते हैं, एक छोटा DQ हम लोग को मिला था और Q0 चार्ज मिला था, और इसकी मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे R मतलब इनके बीच की दूरी जो है हम लोगों ने x निकाला। हम लोगों ने ये समझा कि DF फोर्स जो कि फोर्स होता है, तो भैया फोर्स होता है तो इसका जो है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मान 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, अगर इसी 1 को हम लोग यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मान 1 है। ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर बड़ा बनाएंगे। ठीक, अच्छा भैया, क्यों इसको लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन मतलब x की डायरेक्शन, तो x की डायरेक्शन ही r2 माइनस r1 की डायरेक्शन। अब देखिए भैया, अगर यूनिट वेक्टर लिखा है तो उसका वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ये हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस यूनिट वेक्टर की जगह हम लोग ये पूरा वेक्टर लिख सकते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये मैग्नीट्यूड और ये 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार, और ये ऐसे लिखा रहेगा। तो फिर DF हम लोगों को निकल के आएगा 1/4πε0 DQ Q0। अब अच्छा भैया ये बताइए, DQ हम लोग को कितना मिला, सिग्मा dA। कितना, DQ की जगह हम लोग लिखेंगे सिग्मा dA, फिर Q0 अपॉन इसका हो जाएगा
क्यूब, ठीक है, R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये एट जी R2 बार वेक्टर माइनस R1 बार वेक्टर लिखा रहेगा, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों को पूरा फोर्स लिखना है। देखिए एक बिंदु के कारण इस पर इतना फोर्स आ गया, ठीक, इतना फोर्स आया, थोड़ा सा R2 माइनस R1 लिखा, ठीक है। अच्छा भैया इतना फोर्स आया, अब इस पूरे एरिया के कारण कितना फोर्स आएगा, तो देखिए पूरे एरिया के कारण हम लोगों को इंटीग्रेशन करनी पड़ेगा, मतलब छोटे पॉइंट को बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा जितने एरिया में है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसका सिंबल होता है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ बराबर, ठीक है, डी एफ तो भैया बन जाएगा एफ। अच्छा एक मिनट, कैमरे में दिखाई दे रहा आप लोगों को कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये बताइए। अच्छा अभी तो सही है सब, ठीक है। देखिए ये हम मिटा सकते हैं, ऊपर वाला हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, देखिए अगर हम लोगों को टी एफ का इंटीग्रेशन हुआ तो वो पूरा फोर्स बन गया, और पूरा फोर्स होता है एफ, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते। सिग्मा और क्यू नॉट भी ऐसे रहेगा, सिग्मा और क्यू नॉट ये भी फोर्स है। देखिए डी ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं, डी ए जो है वही हमारा बढ़ेगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी ए अभी छोटा सा था तो ये बढ़ के पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्यू नॉट ये हो गया। अच्छा क्यू नॉट ई, और यहाँ नीचे जो है हम लोगों का R2 बार वेक्टर माइनस R1 बार वेक्टर का होल क्यू, और यहाँ R2 बार वेक्टर माइनस R1 बार वेक्टर, ठीक है। तो यही हम लोगों को फोर्स निकालना था, किसी एरिया के कारण किसी पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगता है, तो इतना फोर्स लगता है भैया, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे और समझ भी लेंगे अच्छे से, ट्राइंगल हम लोगों ने लगाया है। अब थोड़ा देरी ना करते हुए हम लोगों को यहीं पर आपका समझ लेना चाहिए, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके। अगर हम लोग यहीं पे पढ़ना चाहें आपके बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसी तरीके से सेम वो भी होगा, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एरिया होता था, उसमें बैलून हो जाएगा और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। देखिए बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ अगर ओरिजिन है, यहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ पड़ी हुई है, इसमें चार्ज जो आपका बैलून चार्ज डेंसिटी रो है और इसकी एरिया बी है, ठीक है। बी पूरा एरिया कितना भैया, इसकी एरिया बी हमको गिवन है। अच्छा ये इसकी जो यहाँ से इसकी जो दूरी है वेक्टर फॉर्म में वो R1 बार वेक्टर है, और एक पॉइंट P है जिसकी यहाँ से दूरी R2 बार वेक्टर है, और जब दूरियाँ मापी जाती हैं तो ओरिजिन में मापी जाए, मतलब इसका तीर हम लोग को इस तरीके से बना, इसका तीर इस तरीके से बना, और इस एरिया के कारण जिसमें रो चार्ज बैलून चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण इस पॉइंट पर हम लोगों को फोर्स निकालना है कि इन दोनों के बीच इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर अगर चार्ज क्यू नॉट रखा है तो, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने ट्राइंगल ला समझा था कि ये दूरी अगर हम लोग को निकाले तो x मान लेंगे, और इसका डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से, क्योंकि इसके कारण इस पर निकालना है तो ऐसे चलेंगे तो x बार हो जाएगा। हम लोग ट्राइंगल ला में समझा था कि दो दूरियां जो सेम डायरेक्शन में, मतलब R1 प्लस x बार इक्वल टू R2 बार, तो x यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे R2 बार और माइनस R1 बार, ठीक है। सेम वैसे ही कि यूनिट वेक्टर अगर हम लोगों को लिखना पड़ेगा तो यूनिट वेक्टर का मान होता है ये, और अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो R2 बार वेक्टर माइनस R1 बार वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना हो तो R2 बार वेक्टर माइनस R1 बार वेक्टर, और नीचे इसका मॉड R2 बार माइनस R1 बार, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा भैया अब हम लोग समझते हैं कि इस पूरे एरिया के कारण इस पर फोर्स, लेकिन पूरे एरिया के कारण अचानक तो हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को कूलाम ला पड़ा, और कूलाम ला में क्या होता है, बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश, तो इस पर हम लोग को पहले माना पर बिंदु, मतलब अगर इसका बैलून बी है तो हम लोग को पहले डीबी बैलून मतलब छोटा बैलून में यहाँ पे निकालना पड़ेगा। छोटा बैलून में देखेंगे छोटा सा चार्ज होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका बैलून जो है, इसका बैलून जो यहाँ पे पॉइंट है उसका बैलून डीबी है, ठीक है, डीबी है भैया। अच्छा दिखाई दे रहा अभी भी, ठीक है। देखिए डीबी है भैया, तो हम लोग करेंगे क्या, इस तो डीबी है। अच्छा रो, अगर हम लोग रो निकालते थे तो रो इक्वल टू होता था, इधर से लिखना पड़ेगा, देखिए रो निकालते थे, रो इक्वल टू होता था क्यू बाई बी, ठीक है, क्यू बाई बी। अगर हम लोग को डी क्यू चार्ज निकालना है तो डी क्यू मतलब डी बी बैलून में हो जाएगा, तो डी क्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, डी रो डी बी, ठीक है। तो इस पॉइंट में जो चार्ज होगा, छोटा सा डी क्यू चार्ज होगा, वो रो डी बी के बराबर होगा, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी क्यू हम लोग को जो यहाँ पे मिला वो मिला है रो डी बी, ठीक है। अच्छा भैया अब देखिए यहाँ पे चार्ज मिल गया, यहाँ पे चार्ज मिल गया, बीच की दूरी मिल गई, डायरेक्ट आप लगाओ कूलाम फोर्स वाला ला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 मतलब Q1 आपका डी क्यू है, और Q2 आपका क्यू नॉट है, और अपन आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली इतना R2 माइनस R1 बार, तो R2 बार माइनस R1 बार, ठीक, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब ये सब मैग्नीट्यूड में है, ये एफ फोर्स है। अच्छा ये भी याद रखना है कि डी क्यू का चार्ज के छोटे बिंदु के कारण निकाल रहे हैं अभी, तो डी एफ फोर्स निकलेगा। और तो देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ पे हमको एक वेक्टर लाना पड़ेगा। वेक्टर लाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर रखेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर R2 माइनस R1 बार रखेंगे, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो देखेंगे। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स के पैरेलल वाले फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसी पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर ले लिए। अब यूनिट वेक्टर इसका मान हम लोगों ने निकाला R2 वेक्टर माइनस इतना, तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम लोग इसकी जगह पे इतना अप्लाई करें तो ऊपर इतना बचेगा, और नीचे ये पहले से 2 बार लिखा है, ये 1 बार हो जाएगा तो 3 बार हो जाएगा। तो यही समझाने की कोशिश, डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा डी क्यू की जगह हमको लोग क्या लिख सकते हैं, रो डी वी, तो रो डी वी आप लोग लिख देंगे। अच्छा ये 3 बार हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, वेक्टर लिख देंगे 3 बार हो जाएगा, और इसकी जगह ये रो R2 बार माइनस R1 बार इसका वेक्टर हो जाएगा। ये हमने इसकी जगह अप्लाई कर दिया है। देखिए
ये तो भैया हो गया भैया छोटे वैल्यूम के कारण इस पर आपकी फोर्स, लेकिन हमको पूरे वैल्यूम के कारण, तो पूरे वैल्यूम के कारण आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो आप लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अगर डी एफ का करेंगे तो आपको एफ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सब कुछ बदलेगा नहीं, केवल डी बी है वही आपका बी बन जाएगा, पूरा डी बी क्या होगा बड़ा सा होकर बी बन जाएगा बस। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो बी बन गया है, ठीक है। और ये R2 बार माइनस R1 बार का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और ये R2 बार माइनस R1 बार ये दोनों वेक्टर है, ठीक है। बस तो इतना फोर्स भैया लगेगा, ठीक है। बस यही समझाना था। तो देखिए हमने सबसे पहले आपकी लाइनियर चार्ज डेंसिटी, बलून चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये तीनों पर क्लियर बात की। फिर हम लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से अगर ये सब कहीं रखे हों, इनके द्वारा किसी पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगता हो तो हम लोग वो निकाल लिए हैं। अच्छा भैया अब एक बात और आप लोग समझ लीजिए जो आपके लिए है, मतलब होमवर्क आपके लिए। देखिए अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है कहीं पे, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि फोर्स पहले निकालते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर, सुनिएगा ध्यान से, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए कि जैसे एक यहाँ पे क्यू पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके कारण, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग इस चार्ज से फोर्स में डिवाइड कर देंगे। मगर अगर हम लोग यहीं पे क्यू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, डी क्यू रो डी भी बना, लेकिन क्यू नॉट यहाँ पे आपको छूट गया, ठीक है। तो क्यू नॉट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा भैया देखेंगे अगर हम लोगों को इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्यू नॉट से इस फोर्स में डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट हो जाएगा कैंसल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट बन जाएगा ई, ठीक है। और ई कहाँ पे, इस पॉइंट पर। तो जितने भी फोर्स आपने तीनों निकाले, अगर उस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप उसी से क्यों जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है चार्ज का उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स तो हमको याद नहीं रहेगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्यू नॉट से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें भैया तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये जो निकल के आएगा वो आपका ई बन जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट ई बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्यू ई होता है एक फार्मूला, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर फोर्स कहीं पे हमको मिला है तो वहाँ उससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ई बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज अच्छे से जो भी लाइनियर चार्ज डेंसिटी, बलून चार्ज डेंसिटी सब कुछ पढ़ा है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।